हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको गैलुसेक का नियम समझा दिया था। ठीक है, लास्ट जो आपका रूल बचता है वह है आपका एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो की परिकल्पना, या इसको हम इंग्लिश में कहें तो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस इसको हम कहते हैं। ठीक है, सो एवोगैड्रो ने जब अपनी परिकल्पना दी तो ये किसी के आधार पर दी थी। इससे पहले एक और परिकल्पना आ चुकी थी, वो थी आपकी बर्जीलियस की परिकल्पना। ठीक है, और बर्जीलियस ने जो अपनी परिकल्पना दी थी वो दो थ्योरी के बेस पर दी थी। एक गैलुसे के नियम के आधार पर दिया था और एक दिया था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बेस पर। ठीक है, तो इन सबको ना मैं एक साथ जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं डायरेक्ट आपको एवोगैड्रो की थ्योरी समझा दूंगा तो हालांकि आपका टॉपिक तो बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ था वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। इसीलिए देखो, गैलुसेक का नियम तो मैंने आपको पढ़ा रखा है और 9th क्लास में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर, आपको अच्छे से पता है, और डाल्टन थ्योरी वहां पर भी आती है। ठीक है, सो डाल्टन थ्योरी के बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन अभी नहीं करने वाला हूं। उसके ड्रॉबैक भी होते हैं, अगर मैं डाल्टन थ्योरी पर गया तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, मुझे उसके ड्रॉबैक भी बताने पड़ेंगे, समझ में आ रही बात, बोले तो लिमिटेशन बतानी पड़ेगी, फिर उसके बेस पर मॉडर्न थ्योरी भी बतानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें तो मैं आपको ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊं अच्छे से, क्योंकि फिर मुझे आपको ना आइसोटोप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आइसोबार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि डाल्टन थ्योरी के जो ड्रॉबैक आएंगे उसके अकॉर्डिंग जब मॉडर्न थ्योरी दी गई तो उस मॉडर्न थ्योरी में हमें आइसोटोप और आइसोबार भी तो बताने पड़ेंगे ना, है कि नहीं। तो बहुत सारे ड्रॉ बैक रहे हैं उस थ्योरी के, और फिर उससे रिलेटेड एक न्यू थ्योरी निकल के जो मॉडर्न थ्योरी बनी है एटम के रिलेटेड, तो वो सब फिर ये चैप्टर पूरा डगमगा जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं डाल्टन थ्योरी पे इतना जाऊं, लेकिन डाल्टन ने जो बात कही थी जो यहाँ पर आपको बतानी जरूरी है, वो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। 1803 में डाल्टन ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो परमाणु क्या होते हैं, पूर्ण संख्या तथा सरल अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो पूर्ण संख्या में और सरल अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद कंपाउंड एटम बनाते हैं। इस बात को तो आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये थ्योरी थी उसकी, कंपाउंड एटम। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, कंपाउंड एटम, कंपाउंड को क्या कहते हैं हम, यौगिक, और एटम का मतलब है परमाणु, तो यौगिक परमाणु हम कह सकते हैं इसको, या संयुक्त परमाणु भी इसको कह सकते हैं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में पूर्ण संख्या में और सरल अनुपात में संयोग करते हैं, और संयोग करने के पश्चात वो फॉर्म क्या करते हैं, कंपाउंड एटम फॉर्म करते हैं, संयुक्त परमाणु फॉर्म करते हैं या यौगिक परमाणु फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंपाउंड एटम फॉर्म करते हैं। ये बात अभी आएगी आपके आगे, इसलिए मैं इस पर फोकस करवा रहा हूं कि एटम जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर के ये चीज बनाते थे। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। एक थ्योरी थी गैलुसेक की जो मैंने आपको बता दी थी। गैलुसेक की क्या थ्योरी थी, आपको अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम सेम रखें तो उस टाइम पर जो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं या जो गैसेस आपस में संयोग करती हैं या जो गैस बनती हैं उनके आयतन में क्या पाया जाता है, सरल पूर्णांक का अनुपात पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, गैलुसेक थ्योरी मैंने समझा दी थी अच्छे से। जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 बना रहा है तो उनका जो अनुपात बनेगा आयतन का वो सरल अनुपात था। मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी ये बात, है ना। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 की पूरी बताई थी मैंने, सारी की सारी घटनाएं मैंने आपको लास्ट नियम में बताई हैं। तो देखो, गैलुसेक का नियम आपको पता चल गया, डाल्टन की थ्योरी मैंने आपको बता दी। डाल्टन ने क्या कहा है कि सभी जो डिफरेंट डिफरेंट तत्व होते हैं उनके जो एटम होते हैं वो सरल अनुपात में और पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, संयोग करके कंपाउंड एटम बनाते हैं। और गैलुसेक ने क्या कहा था कि अगर ताप और दाब की समान परिस्थितियां हों तो जो डिफरेंट डिफरेंट गैसें आपस में संयोग करेंगी या जो गैस बनेगी उनमें जो होगा, उनके जो आयतन में होगा वो सरल अनुपात पाया जाएगा। ठीक है, तो आयतन में सरल अनुपात गैलुसेक ने कहा था, और कंपाउंड एटम फॉर्म होते हैं ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। इन दोनों की थ्योरी के बेस पर इनको कोरिलेट करके बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, तो मैं बर्जीलियस की बात करने वाला हूं अभी।
बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने एक परिकल्पना दी। उस परिकल्पना पे मैं यहाँ पर आपको फोकस करवाने वाला हूँ। तो एवोगैड्रो की परिकल्पना के बारे में मैं अभी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कब आई, इससे आने से पहले ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो बर्जीलियस ने एक अपनी परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूं। तो बर्जीलियस महाराज ने क्या कहा, इन्होंने इस थ्योरी को, डाल्टन की थ्योरी को और गैलुसेक की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, उनका अच्छे से अध्ययन किया और उसके बाद अपनी एक नई थ्योरी दी। और उन्होंने कहा बर्जीलियस ने कि अगर समान ताप और समान दाब रखते जाए, या हम ये कहें कि ताप और दाब की अगर हम समान परिस्थितियां रखें, तो डिफरेंट गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी समान होती है, ठीक है। मतलब 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहली बात थी जो बर्जीलियस ने बताई। इसके बाद इसने क्या कहा कि अगर ये दोनों परिस्थितियां समान हैं और गैसेस जो हैं, जो डिफरेंट गैस है, अगर उनका आयतन समान है तो समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। डिफरेंट गैस के समान आयतन, यानी कि आयतन जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, और अगर आयतन समान होगा तो उनमें परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन समान होनी चाहिए, गैसेस कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उनका वॉल्यूम समान है तो उनमें परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ये बर्जीलियस ने परिकल्पना दी, अपनी हाइपोथेसिस दी, एक थ्योरी दी अपनी, किसके बेस पर दी थी, डाल्टन के थ्योरी के बेस पर, और एज वेल एज एक और था, क्या नाम बताया मैंने आपको, गैलुसेक। सो गैलुसेक की थ्योरी क्या कहती है ये मैं आपको समझा चुका हूं। डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बर्जीलियस ने इन दोनों के बेस पर क्या बात कही ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब जब ये बात बर्जीलियस ने कही तो इसको प्रूफ भी करना था। तो प्रूफ किस बेस पर किया गया, रिएक्शन बेस पर किया गया। इसने सबसे पहले गैलुसेक के रिएक्शन को उठाया, जो गैलुसेक ने बताया था। क्या बताया था गैलुसेक ने, आपको याद है, मैंने प्रैक्टिकली समझाया था आपको कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देते हैं, आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। और इनका रेशियो क्या रहता है गैलुसेक के थ्योरी के अकॉर्डिंग, गैलुसेक की बात करो अभी, गैलुसेक की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका अगर आपने एक वॉल्यूम रखा तो क्लोरीन का एक वॉल्यूम के साथ ये कंप्लीट रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम क्या दे देगा, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड दे देगा, अगर आपको याद हो। और रेशियो बनता है 1:1:2, यही बताया था, सरल अनुपात में होता है। ये तो थी आपकी किसकी थ्योरी, गैलुसेक की थ्योरी। इस थ्योरी को मेन बेस बनाया किसने, बर्जीलियस ने। साथ साथ में किसको बनाया था, डाल्टन को भी, ठीक है। तो क्योंकि डाल्टन ने बता दिया था कि भाई डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम संयोग करते हैं, ठीक है, संयोग करते हैं, पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं, सरल अनुपात में संयोग करते हैं और कंपाउंड एटम देते हैं संयोग करने के बाद। तो अब गैलुसेक की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि इसका जो अनुपात है इसके समान, इसका जो आयतन है इसके समान आयतन के साथ रिएक्ट करके या संयोग करके क्या करेगा, डबल वॉल्यूम किसका देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का देगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक आयतन हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, आपका 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ये बात तो आपकी गैलुसेक ने कही थी। अब बर्जीलियस ने क्या कहा था, बर्जीलियस ने कहा था कि अगर ताप दाब की समान परिस्थिति है तो समान आयतन वाली गैस में परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखो, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है इन दोनों के वॉल्यूम को मिलाकर के इसका वॉल्यूम तैयार हुआ है। समझ में आ रही बात। मतलब एक क्लोरीन गैस की अकेली बात करूं तो क्लोरीन गैस का जो आयतन है उसका डबल आयतन हमें किसका मिला है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मिला है। या ये कहूं कि हाइड्रोजन का जो अकेले का आयतन है उसका डबल आयतन हमें क्या मिला है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मिला है। तो गैलुसेक ने बताया था, और इसने ये कहा था क्या
कि समान आयतन अगर है गैसों का समान ताप और समान दाब पर, तो परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो इसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन के n परमाणु रख दूं, समझ रहे हो ना बात को भाई, बर्जीलियस ने क्या कहा है, आयतन अगर समान है तो परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। तो अगर मैं कहूं हाइड्रोजन के एक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है, तो जितना आयतन हाइड्रोजन है उतना आयतन किसका है, क्लोरीन का है। तो इसका मतलब इसमें भी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, n परमाणु होनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है भाई? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग ताप और दाब की समान परिस्थिति में समान आयतन वाली गैसों में परमाणु की संख्या समान होती है। और गैलुसेक ने यह कहा था कि ताप और दाब की अगर परिस्थितियां समान है तो जो वॉल्यूम आएगा गैस का, जो संयोग कर रही है या जो संयोग करने के बाद बन रही है, उनमें क्या पाया जाता है, सरल अनुपात पाया जाता है। ये तो बात चल रही थी। तो अकॉर्डिंग टू गैलुसेक इसका वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम इसके इक्वल वॉल्यूम के साथ, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिल करके डबल वॉल्यूम क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। मतलब ये है कि जितने एटम में हाइड्रोजन के रखूंगा उतने एटम किसके हो जाएंगे, क्लोरीन के हो जाएंगे, क्योंकि बर्जीलियस ने तो यही कहा है, क्योंकि आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है तो परमाणु की संख्या भी समान होगी। इसका मतलब इसके n परमाणु इसके n परमाणु मिलकर के क्या बना देंगे, 2n। 2n क्या, देखो जब ये परमाणु और ये परमाणु संयोग होगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड एटम बनेगा कि नहीं बनेगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था, याद करो ना मैंने क्या कहा, डाल्टन ने कहा था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके जो परमाणु होंगे संयोग करने के बाद क्या बनाएंगे, बस सिर्फ बनाएंगे क्या, कंपाउंड एटम बनाएंगे। तो ये परमाणु है, ये परमाणु है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना। देखो हाइड्रोजन एलिमेंट डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो परमाणु होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट कौन है, क्लोरीन, इसके परमाणु के साथ संयोग करेंगे। संयोग करने के बाद क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे। कितने कंपाउंड एटम बनाएंगे, इसके n इसके n, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गैलुसेक अगर इसका वॉल्यूम मिल रहा है तो इसका डबल वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका मतलब इनके परमाणु मिलकर के डबल कंपाउंड परमाणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपका 2n कंपाउंड एटम मिल जाएगा हमें, या ये कहें तो 2n आपके क्या मिल जाएंगे, यौगिक परमाणु हमें मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। ये होना चाहिए। अच्छा, n परमाणु की जगह अगर मैं कहता कि ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है, तो बताइए कितने कंपाउंड परमाणु मुझे मिलेंगे, कितने कंपाउंड एटम मुझे मिलेंगे। अगर एक परमाणु संयोग करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कि एक वॉल्यूम बराबर 2 वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम डबल है तो परमाणु की संख्या भी डबल हो जाएगी, क्योंकि समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। यही तो कहा है इसने, किसने कहा है, बर्जीलियस ने। तो यहां पर एक आयतन से अगर 2 आयतन बन रहा है तो एक परमाणु से क्या बन जाएगा, 2 कंपाउंड एटम बन जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात यह आई कि हमें 2 कंपाउंड एटम नहीं चाहिए, हमें केवल एक कंपाउंड एटम चाहिए। तो फिर रिएक्शन कैसी होगी, तो जब हम एक कंपाउंड एटम की बात करते हैं कि भाई मुझे ना 2 कंपाउंड एटम तो फॉर्म करने ही नहीं है, मुझे तो केवल क्या चाहिए, एक ही संयुक्त परमाणु चाहिए। अगर मुझे एक संयुक्त परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड का चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का कितना लेना पड़ेगा, मुझे आधा परमाणु लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस थ्योरी कि समान आयतन वाली जो गैस होती है उसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो बात पता है आपको। और डाल्टन ने क्या कहा था, जब कंपाउंड आपस में संयोग करते हैं तो कंपाउंड एटम फॉर्म करते हैं। और गैलुसेक ने क्या कहा था, डिफरेंट गैसें अगर समान ताप और दाब की समान परिस्थितियों में हैं तो उस समय उनका जो आयतन होगा वो क्या होगा, आपका सरल अनुपात में पाया जाएगा। तो सब बात मैंने आपको बता दी है। तो बर्जीलियस की थ्योरी पर मैं जा रहा हूं, बर्जीलियस ने जो कहा मैं वही तो लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस अगर हाइड्रोजन का आयतन और क्लोरीन का आयतन समान है तो परमाणु की संख्या समान होगी, और इनका आयतन का डबल आयतन मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है तो यहाँ परमाणु की संख्या डबल हो जाएगी। यही तो बात चल रही है कि नहीं है। अब जब परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो डाल्टन ने बताया कि कंपाउंड एटम बनता है, तो हमने कंपाउंड एटम बता दिया। तो बात ये मैं कर रहा हूं कि जब तक 2 कंपाउंड एटम बन रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 2 कंपाउंड एटम चाहिए तो एक परमाणु और एक परमाणु मिलाकर के 2 बन जाएगा। अगर मुझे 2n कंपाउंड एटम चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, n परमाणु इसका ले लो, n परमाणु इसका ले लो। लेकिन अगर मुझे केवल एक ही कंपाउंड एटम चाहिए तब दिक्कत शुरू हो जाती है। कैसे कि भाई
एक कंपाउंड एटम बनाने के लिए हमें क्लोरीन का आधा परमाणु चाहिए और हाइड्रोजन का भी क्या चाहिए, आधा परमाणु चाहिए। जबकि डाल्टन अपनी थ्योरी में पहले ही बता चुका था, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं अभी बता देता हूं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है परमाणु जो अविभाज्य है। उस टाइम तक तो ये बात चलती थी। अब अगर परमाणु अविभाज्य था तो ये विभाजित कैसे हो गया भाई, आधा परमाणु हमें कैसे मिल गया। अब हाइड्रोजन का आधा परमाणु मिल गया, क्लोरीन का आधा परमाणु मिल गया, कहां से आ गया, यानी कि बर्जीलियस की थ्योरी वहां पर अमान्य हो गई। क्यों अमान्य रही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम का हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन नहीं कर सकते हैं। और बर्जीलियस तो डिसोसिएशन करके दे रहा था, क्योंकि भाई मुझे एक कंपाउंड एटम बनाना है, एक संयुक्त परमाणु बनाना है या एक यौगिक परमाणु बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो इसके लिए तो मुझे आधा परमाणु इसका लेना पड़ेगा, आधा परमाणु इसका लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बर्जीलियस की थ्योरी फेल हो गई। केवल इसलिए थ्योरी फेल नहीं हुई कि ये आपके डाल्टन की थ्योरी को फुलफिल नहीं करता था, लेकिन ये साधारण सी केमिकल रिएक्शन को भी समझाने में असफल रहा था। इसीलिए बर्जीलियस की थ्योरी वहां पर क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ठीक है, ये तब की बात है जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद बर्जीलियस ने इसके बेस पर थ्योरी दी थी, इसलिए थ्योरी फेल हो गई। यहां पर तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन उस टाइम तक हम यही समझते थे कि एटम जो है वो डिसोसिएबल नहीं है, उसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आधा आधा परमाणु हम देख ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए बर्जीलियस की थ्योरी वहां पर क्या हो गई, फेल होगी। इसके साथ ये अमान्य इसलिए भी रही, मैंने क्या कहा, ये साधारण सी अभिक्रियाओं की जो समीकरण है उनको समझाने में भी असफल रही थी। तो इस असफलता के बाद हमारे अवोगैद्रो जी आए और इन्होंने क्या बताया कि परमाणु ही नहीं है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, अणु भी होते हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स होते हैं, एक परमाणु भी हो सकता है, परमाणु के अलावा एक अणु भी हो सकता है। ठीक है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई केवल परमाणु को ही नहीं मान सकते, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परमाणु के अलावा एक और कड़ी होती है, वो है आपका अणु। तो अब सीधे सीधे बात यह थी कि अवोगैद्रो ने अपनी परिकल्पना में केवल इतना सा चेंजिंग किया कि जहां पर बर्जीलियस ने एटम लिखा था वहां पर अवोगैड्रो ने क्या लिख दिया, अणु लिख दिया। मतलब इसने ये कहा कि ताप और दाब की अगर हम समान परिस्थितियां रखेंगे तो समान परिस्थितियों में समान डिफरेंट डिफरेंट गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी। देखो, ताप और दाब समान रहेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आयतन समान होगा, परमाणुओं की जगह इसने क्या लिख दिया था, अणु लिख दिया था कि अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। बस इतना सा इसने क्या कर दिया था, चेंजिंग बताया, इतना चेंजिंग बताया इसने, बाकी कुछ नहीं है। थ्योरी यही की यही थी, बर्जीलियस ने जो परिकल्पना दी उसी परिकल्पना को इसने आधार बनाया और परमाणुओं को हटा करके इसने अणु रख दिए। अब इसने अणु रखे हैं तो यहां से तो आप बात समझ ही चुके हैं कि अब क्या होने वाला है। अगर मैं अणु के टर्म्स में बात करूं तो यहां पर परमाणु की जगह मैं अणु रख दूंगा। तो देखो कितना चेंजिंग आया बर्जीलियस के बाद। ये परिकल्पना, यहीं पे मैं परिकल्पना ले लेता हूं और परमाणुओं की जगह में ले लेता हूं अणु, और बर्जीलियस की जगह में लिख देता हूं अवोगैड्रो। ठीक है, ये आप खुद ही लिख देना, अवोगैड्रो की परिकल्पना। अब अवोगैड्रो ने क्या कहा था कि ताप और दाब की अगर हम समान परिस्थितियां रखें तो समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन गैस का एक आयतन लिया, क्लोरीन गैस का एक आयतन लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें 2 वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मुझे n अणु हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है क्लोरीन को, तो क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो अगर इसके n अणु है हाइड्रोजन के, तो अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो क्लोरीन के भी कितने अणु होंगे, n अणु होंगे। समझ रहे हो ना बात को। और अगर इसके n अणु इसके n अणु मिलेंगे तो यहां हमें मिल जाएंगे 2n अणु, क्योंकि इसने कंपाउंड एटम्स के बारे में बात ही नहीं की, इसने तो अणुओं के बारे, अणुओं के टर्म्स में बात की थी। भाई डाल्टन ने क्या कहा था, एटम जब संयोग करते हैं तब कंपाउंड एटम बनते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है अवोगैड्रो ने कि केवल एटम ही संयोग नहीं करते हैं, पदार्थ की एक और सूक्ष्मतम इकाई जिसको हम अणु भी कहते हैं वो भी आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, तो समान ताप और समान दाब पर अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसों का आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान होगी। ये अवोगैड्रो ने किया परिकल्पना को चेंज, किसकी परिकल्पना को, बर्जीलियस की। और इसने इसका प्रमाण भी दिया कि ये n अणु है, ये n अणु है, आपस में संयोग करेंगे तो 2n अणु बनाएंगे। अब मुझे केवल 2 ही अणु बनाने हैं तो मैं इसका एक अणु लूंगा कि नहीं लूंगा। अब अगर इसका एक अणु
है तो हाइड्रोजन का भी एक ही अणु होगा और वो पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे, 2 अणु बनाएंगे। अब वही वाली बात, बर्जीलियस के टाइम पे हमने क्या कहा था कि हमें एक कंपाउंड एटम चाहिए। अब मैं यहां पर भी वही बात कहूंगा कि मुझे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक ही अणु चाहिए। तो अगर मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु चाहिए तो क्लोरीन का कितना अणु लेना पड़ेगा, मुझे आधा अणु लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। और इसका कितना अणु लेना पड़ेगा, मुझे आधा अणु लेना पड़ेगा, किसका, हाइड्रोजन का। तो क्या ये थ्योरी डाल्टन की थ्योरी के खिलाफ जा रही है या विरुद्ध जा रही है? नहीं जा रही है ना, क्योंकि आधे अणु का मतलब एक परमाणु होता है। तो इसने अणु का डिसोसिएशन किया, परमाणु का डिसोसिएशन तो नहीं किया। समझ में आ रही बात भाई? आधा अणु का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन का अणु होता है H2, मैंने आधा अणु ले लिया, मतलब एक हाइड्रोजन लिया है, तो एक हाइड्रोजन एटम लिया है ना, सीधी सीधी बात है भाई। अणु कैसे बनते हैं, एटम्स जब संयोग करते हैं तो अणु बनते हैं, तो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो आपको अच्छे से पता है ना। हालांकि तब परमाणु के संयोग से कंपाउंड एटम कहा था डाल्टन ने, लेकिन अब की थ्योरी तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है। तो अगर मैं इसका आधा अणु ले लूं तो ये हाइड्रोजन हो गया, यानी कि अणु ने डिसोसिएट होकर के एक एटम दिया। तो एटम का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर डिसोसिएशन किसका हो रहा है, अणु का हो रहा है। तो अणु तो डिसोसिएट हो सकते हैं ना, परमाणु नहीं होते थे उस टाइम तक, लेकिन अणु तो हो सकते थे। इसीलिए वहां पर डाल्टन की थ्योरी का मान भी रह गया इसके अकॉर्डिंग, और ये थ्योरी वहां पर क्या हो गई, हालांकि उतनी वैलिड नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के कंपेयर में एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस को वैलिड माना गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि अगर ताप और दाब का हम समान परिस्थिति रखें तो समान आयतन वाली जो गैसें होती हैं उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये था आपका एवोगैड्रो का नियम, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो? अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर समान है, मैं यही कहता हूं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब जहां पे मैं गैलुसेक में ये बात कह रहा था कि गैलुसेक में मैंने क्वेश्चन कैसे दिया था कि अगर मैं ये लिखूं इसका 40 ml है तो ये कितना बनेगा, ये कितना रिएक्ट करेगा, तो आपको अच्छे से पता था ये 40 ml रिएक्ट करेगा और 80 ml क्या बनने वाला है, HCl बनने वाला है। तो अब अकॉर्डिंग टू, अगर आपको एवोगैड्रो किसी ने कह दिया कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो समान है और हाइड्रोजन गैस में जो अणुओं की संख्या है, अणुओं की जो संख्या है, माना कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, जो लगभग आपके कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होने वाली है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आप मान सकते हो कि एसटीपी पर जो गैस का आयतन होता है जनरली, चलो छोड़ो वो छोड़ो, अभी मैं उसको बात नहीं कर रहा, एसटीपी फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस का माना कि इतने अणु क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, कंप्लीट क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 1 मोल है हाइड्रोजन गैस, तो 100% श्योर है क्लोरीन गैस भी कितनी होगी, 1 मोल होगी, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसमें यह मत समझ लेना कि मैं 40 ml में इतने मोल ले रहा हूं। ठीक है, मैं 40 ml की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक समझाने वाली बात कर रहा हूं कि जो चीज आप गैलुसेक में पढ़ते थे कि अगर इसका आयतन जितना हमने लिया तो उतना आयतन हम क्लोरीन का भी लेना पड़ेगा और डबल आयतन हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा। ये उसकी समतुल्य समीकरण भी है और गैलुसेक का नियम भी है। तो अब एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रो ये कहता है अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन अणु के अगर मैं इतने मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो 100% श्योर है ये कंप्लीटली कितने अणुओं से रिएक्ट कर पाएगा, इतने ही 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो एक नंबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल। तो सीधी सी बात है, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है और 1 मोल क्लोरीन गैस है तो कितने मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहे होंगे, आप क्लियर समझ सकते हो, 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहे होंगे। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो क्वेश्चन आपके गैलुसेक में आयतन के टर्म्स में आता है वो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसके टर्म्स में दे दे, किसके टर्म्स में दे दे,
वो आपको दे दे मोल के टर्म्स में। समझ में आ रही बात? अब मोल की जो मैं बात बताने वाला था वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में क्या होता है, एक एसटीपी हम मानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मानते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। एक्चुअली में 22.4 ही लीटर होता है। लेकिन एसएटीपी भी एक चीज आती है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर, वहां पर जो आयतन हो जाता है वो 22.7 हो जाता है। तो कभी कभी ना एसटीपी, अब देखो इसको भी हम एसटीपी ले लेते हैं, इसको भी एसटीपी ले लेते हैं, क्योंकि इसका वास्तविक मतलब क्या, मानक ताप दाब, और इसका मतलब क्या है, मानक परिवेश ताप और दाब। इतना डिफरेंस है कि ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और दाब जो होता है वो 1 बार होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार होता है, जबकि स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो 298.15 केल्विन होता है, मतलब लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्रेशर तो एक ही बार होता है। बस इतना चेंज है इन दोनों में। तो बहुत सारे वैज्ञानिक कार्यों में ये पद्धति अपनाई जाती है, बहुत सारे वैज्ञानिक कार्यों में ये पद्धति अपनाई जाती है, और कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में। इसलिए बहुत सारी बुक 22.7 ही लिखती है एसटीपी पर वॉल्यूम गैस का, 22.7 लीटर, और बहुत सारी किताब जो है 22.4 ही लीटर लिखती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप 22.4 लीटर लेकर के ही चलना, और कभी आप नहीं तो आपका जब भी न्यूमेरिकल बनता है तो आपको कोष्टक में दे देगा कि आपको आयतन कितना लेना है, क्योंकि बहुत सारी बुक इसको वैलिड मानती है, बहुत सारी बुक इसको वैलिड मानती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैं सपोज करो इसको वैलिड मान लेता हूं कि एसटीपी पर जो कोई भी गैस होगी उसका आयतन 22.4 लीटर होता है, और 22.4 लीटर का मतलब है 1 मोल। 1 मोल, ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो कोई भी गैस का जो आयतन होगा वो इतना होगा, और उस समय उसमें अणुओं की संख्या कहें या गैस के पार्टिकल की संख्या कहें वो 1 मोल होगी। बस ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अब यहां से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको दे दिया गया कि एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का जो 1 मोल है वो क्लोरीन गैस के कंप्लीट पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने मोल होंगे और क्लोरीन के कितने मोल होंगे। तो आपको याद है एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, अगर आयतन समान है, क्योंकि एसटीपी की बात कह दी है, तो एसटीपी पर कोई भी गैस होगी, फर्क नहीं पड़ता वो हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस है, उसका आयतन क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस का भी आयतन सेम होगा 22.4 लीटर, और क्लोरीन गैस का भी आयतन क्या होगा, 22.4 लीटर। मतलब इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, और क्योंकि ये डबल आयतन देते हैं तो डबल आयतन का मतलब है इसका मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया, इतना हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, और इतने हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या है, 2 मोल मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को कवर कर सकते हो, और थियोरेटिकली भी इस चीज को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अब क्लियर हो गया होगा आपको एवोगैड्रो नियम कि क्या कहता है। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज लास्ट में अंतिम बार करवा देता हूं कि अगर ताप और दाब की समान परिस्थितियां, जैसे सपोज करो मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रख दिया पूरी की पूरी गैस के लिए, तो उस समय आयतन अगर समान है गैसों का, तो समान आयतन की गैसों में मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, या सॉरी अणुओं की संख्या समान होगी, मोलों की नहीं होगी, अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये एक नंबर है 1 मोल। तो अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन अणु रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन अणु रिएक्ट कर रहे हैं, 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन अणु क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। किसके साथ, 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ। इसका मतलब क्या समझे आप, कितने अणु हैं, 6.022 × 10⁻23 अणु हैं। समझ में आ रही बात? 1 मोल एक नंबर है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर ही कहते हैं एक्चुअली में। समझ में आ रही बात? ये एवोगैड्रो नंबर ही है 1 मोल, इसलिए मैंने आपको यहीं से बता दिया आपको। सो 1 मोल एक एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। जैसे मैं कहूं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। अगर मैं कहूं 1 दर्जन केले हैं भाई, तो 1 दर्जन केले का मतलब 12 केले, 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन है। वैसे 1 मोल का मतलब एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 6.022 × 10⁻23। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर एसटीपी लिया गया है तो हाइड्रोजन गैस हो चाहे क्लोरीन गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका आयतन होगा 22.4 लीटर। मतलब उसमें कितने मोल रह रहे हैं, 1 मोल रह रहे हैं। 1 मोल का मतलब कितने अणु है, 6.022 × 10⁻23 अणु है। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मैंने ले लिया दोनों गैसों के लिए, तो इसका मतलब ताप और दाब मैंने समान ले लिया दोनों के लिए, और समान ताप और दाब है तो आयतन भी समान हो जाएगा यहाँ पर 22.4 लीटर इसके अकॉर्डिंग। और अगर आयतन समान है
तो नंबर ऑफ मोल समान हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल समान होने का मतलब है नंबर ऑफ अणु भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यही तो एवोगैड्रो कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करके रख देता हूँ। आगे के टॉपिक में मैं आपको एटॉमिक मास समझाऊंगा। एटॉमिक मास के अलावा मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, वो है आपका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मल मास भी समझाऊंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।